अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है स्ट्रेन एनर्जी का या स्ट्रेन एनर्जी इन डिफॉर्मेशन या डिफॉर्म द मटेरियल। तो स्ट्रेन एनर्जी हमारे पास होती है वर्क डन ड्यू टू डिफॉर्मिंग द मटेरियल इज कॉल्ड स्ट्रेन एनर्जी। वर्क डन ड्यू टू डिफॉर्मिंग द मटेरियल इज कॉल्ड स्ट्रेन एनर्जी। अब देखें, फर्ज कर लें कि आपके पास एक स्प्रिंग है, अगर आप इसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं या फोर्स अप्लाई करते हैं तो इसमें जो चेंजिंग है वो लेट्स सपोज के x है। आपने जब कांस्टेंट फोर्स अप्लाई की F, तो इसकी जो लेंथ में चेंजिंग है वो x है। अब जब आपने स्ट्रेस या फोर्स अप्लाई की है तो स्ट्रेस या फोर्स अप्लाई करने से बॉडी फोर्स की डायरेक्शन में ही कुछ ना कुछ फासला तय कर रही है और वो होता है हमारे पास वर्क। और उस दौरान जो इस स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर होगी, जब ये डीफॉर्म हो रहा होगा, उस एनर्जी का नाम है स्ट्रेन एनर्जी। अब अगर ऐसा हो कि आप इस स्प्रिंग पे F1 फोर्स अप्लाई करते हैं तो इसमें जो चेंजिंग है वो L1 है। इसी तरह अगर आप F2 फोर्स अप्लाई करते हैं तो इसकी चेंजिंग, इसकी लेंथ में चेंजिंग L2 आ जाएगी। F3 अप्लाई करेंगे तो इसकी लेंथ में चेंजिंग L3 अप टू सॉन। जब आप Fn अप्लाई करेंगे तो इसकी लेंथ में चेंजिंग भी Ln आ जाएगी। अब हम ग्राफ बनाएंगे स्ट्रेन एनर्जी का, तो फोर्स और आप क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट के दरमियान ग्राफ ड्रा करेंगे। एक साइड पे आपके पास डिस्प्लेसमेंट है और दूसरी साइड पे आपके पास फोर्स है। अब अगर आप देखें तो अभी आपने फोर्स F अप्लाई की है। कांस्टेंट फोर्स जब F थी, फासला हमारे पास x है। इसी तरह जब आपने F1 फोर्स अप्लाई की तो लेंथ में चेंजिंग क्या है, L1 है। इस पॉइंट का नाम B रख दिया या इस पॉइंट का नाम ऐसा करे B रख दे। इसी तरह जब आपने फोर्स F2 अप्लाई की है तो इसकी लेंथ में चेंजिंग L2 है। इसी तरह जब आपने फोर्स F3 अप्लाई की है तो लेंथ में चेंजिंग क्या है, L3 है। तो इसका जो ग्राफ है वो यूं बनेगा। अब हमने जो ग्राफ पढ़ा था वर्क डन इज इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ, उसको देख लेते हैं। ये जो वर्क डन इज इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ है वो हमारे पास होगा हाफ डेल्टा ओ ए बी। हाफ मैंने इसलिए यूज किया है, टोटल एरिया ये ए है
ये वाला एरिया, इसका मैं हाफ यूज करूंगा, ये वाला हिस्सा, ये नीचे वाला। तो वो ओ ए और ए डी, ये मेरे पास ट्राइंगल है। अब अगर आप देखें, ओ से ए मेरे पास लेंथ L1 है और ए से बी मेरे पास फोर्स F1 है। तो आपने वर्क डन निकाला है। यहां से हम इससे आगे बात करेंगे इलास्टिसिटी की। वो होती है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। इधर हमारे पास लेंथ में चेंजिंग आ रही है तो टेंसाइल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन आ जाएगी। अब टेंसाइल स्ट्रेस तो हमारे पास फोर्स बटा एरिया है, मगर हम पहले स्टेप की बात कर रहे हैं तो लिहाजा फोर्स हमारे पास F1 आ जाएगी, क्योंकि पहले स्टेप में हमारे पास फोर्स क्या है, F1 है। अब टेंसाइल स्ट्रेन होगी चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो जो चेंज इन लेंथ हमारे पास L1 है, ओरिजिनल लेंथ हमारे पास क्या है, L है। ये नीचे डिवाइड ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा। L आप कैपिटल भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। ये नीचे डॉट ऊपर जाके मल्टीप्लाई, ये L1 नीचे डॉट ए के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हमारे पास इलास्टिसिटी निकल आई। अब यहाँ से आपने F1 निकालना है। ये ए L1 मल्टीप्लाई इधर आके या इधर डिवाइड इधर आके क्या होगा, L मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा। आपने फोर्स निकाल ली है। अब ऐसा करें, इस फोर्स F1 की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर इस 1 में पुट कर दें। जब आप इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे और F1 की वैल्यू हमारे पास EAL1 और L EAL1 स्क्वायर ओवर L। ये हमारे पास वो स्ट्रेन एनर्जी है जब हम किसी भी स्प्रिंग को या किसी भी बॉडी को डीफॉर्म करते हैं और डीफॉर्म करने के बाद उसमें जो स्ट्रेन एनर्जी है उसकी वैल्यू ये होगी हाफ EAL1 स्क्वायर ओवर L। अस्सलाम वालेकुम। अब हम बात करेंगे इलास्टिक लिमिट एंड यील्ड स्ट्रेंथ की। तो इलास्टिक लिमिट और यील्ड स्ट्रेंथ की बात आप तभी करेंगे अगर आप ग्राफ बनाएंगे स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान। फिर हम उसी ग्राफ से अलग-अलग हर चीज़ को डिस्क्राइब करेंगे। अगर ऐसा हो आप किसी भी बॉडी के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं और स्ट्रेस अप्लाई करने से बॉडी में चेंजिंग आ जाती है, और चेंजिंग मैंने आपको बताया था 3 तरह की होती है। अगर लेंथ में चेंजिंग आएगी तो टेंसाइल स्ट्रेन, वॉल्यूम में चेंजिंग आएगी तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इसी तरह अगर उसके एरिया में चेंजिंग आएगी तो शियर स्ट्रेन। तो हम ग्राफ बनाएंगे स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान, इसी का नाम है इलास्टिक लिमिट एंड यील्ड स्ट्रेंथ। तो अगर आप ग्राफ को देखें, एक साइड पे हमने स्ट्रेन को ले लेना है और दूसरी साइड पे हमने स्ट्रेस को, या आप यूं कह लें कि एक्स एक्सिस पे हमने स्ट्रेन को यूज किया है
और वाई एक्सिस में हमने स्ट्रेस को। अब आपकी बुक में जो ग्राफ है ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है। मैंने आपको बताया था जितनी ज़्यादा स्ट्रेस होगी स्ट्रेन भी उतनी ज़्यादा। अगर आप किसी बॉडी, ये जो स्प्रिंग है हमारे पास, इस पे फोर्स अप्लाई करेंगे या स्ट्रेस अप्लाई करेंगे, जितनी ज़्यादा स्ट्रेस होगी आपके पास स्ट्रेन भी क्या उतनी ज़्यादा है। इसे बोलते हैं इलास्टिसिटी। और इसका नेम मैंने रख दिया है ए। आप देख रहे हैं जितनी ज़्यादा स्ट्रेस है स्ट्रेन भी क्या है उतनी ज़्यादा है। और ये ग्राफ जो स्ट्रेट लाइन है 0 से ए ग्राफ बता रहा है कि ये जो स्ट्रेट लाइन है ये बता रही है कि जितनी स्ट्रेस है उतनी स्ट्रेन। मैं लिख सकता हूँ स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और इसे हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। इसका मतलब ये जो ग्राफ ओ से ए है ये तो हमारे पास आ गया इलास्टिसिटी। नेक्स्ट हमारे पास इलास्टिक लिमिट क्या होगी। अगर आप किसी बॉडी पे फोर्स स्ट्रेस अप्लाई करें और बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाए, उस लिमिट को बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। आप इस स्प्रिंग के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करें और ये जब स्ट्रेस आप रिमूव करेंगे तो ये ओरिजिनल शेप में वापस आ जाए, हालत में वापस आ जाए। इस जो लिमिट होगी उसे हम बोल देंगे इलास्टिक लिमिट, और वो हमारे पास ए से ओ ग्राफ है। अब नेक्स्ट हमारे पास होती है प्लास्टिक लिमिट। प्लास्टिक लिमिट क्या है कि अगर आप किसी बॉडी के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करें और वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस ना आए, उसे हम बोलते हैं प्लास्टिक लिमिट। नेक्स्ट हमारे पास है सी से डी पॉइंट। आप किसी बॉडी पे इतनी स्ट्रेस अप्लाई करें कि वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस ना आए, बल्कि क्या हो वो टूट जाए, तो उसे हम बोलते हैं इलास्टिक डिफॉर्मेशन। तो हमने इसी ग्राफ को डिस्क्राइब कर देना और इसी का नाम क्या है इलास्टिक लिमिट एंड यील्ड स्ट्रेंथ।